गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 जून। ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे हम लोग, और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंत में आपके साथ डिस्कस करेंगे इस कोर्स के बारे में। ठीक है। बहुत लोग जो है ना इंक्वायरी कर रहे हैं, फी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको जो है ना बहुत जल्द इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। आप लोग धैर्य बना के रखें, क्योंकि दिसंबर में मेंस होना है आपका, और आप चाहते हैं कि एक सीट फाइनल करें अपना। ये आपके लिए कारगर होगा। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप डायल करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यह आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अभी केंद्रीय जो भारी उद्योग मंत्री है ना कुमार स्वामी ने कहा, जो टेस्ला कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है ना, वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार नहीं बनाएगी, लेकिन शोरूम हम भारत में खोलेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा कि हमको जो है ना मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत में कोई रुचि नहीं है, लेकिन हम शोरूम खोलेंगे यहाँ पे। ठीक है। बाजार मतलब भारत का मार्केट को यूज करेंगे। कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो मेंस में आपको काफी हेल्प करेगा। जो मेंस के प्रश्न होते हैं ना, उसको समझने में आपको हेल्प करेगा। क्या एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, वहां पे वो फुलफिल करने में क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे, टेस्ला वाला तो बोला कि हम भारत में नहीं बनाएंगे, लेकिन हम भारत में जो है इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होता है तो बेचेंगे। लेकिन जो अन्य कंपनियां हैं, जो ग्लोबल कंपनियां, जैसे मर्सिडीज बेंज हो गया, वॉक्सवैगन स्कोडा हो गया, हुंडई हो गया, ये तमाम जो कंपनी है ना, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है और अपने वाहन को बेचने के लिए भारत में तैयार है। ठीक है। इससे क्या होगा, मान लीजिए भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है, जैसे कि लिए मर्सिडीज बेंच कह लीजिए, वॉक्स वैगन हो गया, हुंडई हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है, वो अगर प्रोडक्शन होता है, उसका यूज होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, अनुकूल होगा। हमारे पर्यावरण के लिए क्या होगा, बैलेंस होगा। ये सब तमाम इफेक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर जो ग्लोबल कंपनियां भारत में विनिर्माण करती है, तो भारत में इसके क्या क्या परिणाम देखने को मिलेगा। तो परिणाम में आप इसी 5-6 पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं, इसी को आपको एलोबरेट कर देना है। ठीक है। तो आपका जो आंसर है ना, काफ़ी बेहतर होगा, बेहतर माना जाएगा एग्ज़ामिनर के दृष्टिकोण से। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए, ये है अडानी। ठीक है? तो अभी अमेरिका जो है ना, वो इनकी कंपनियों पे जाँच कर रहा है कि क्या वो कहीं ईरान से तो एलपीजी जो है आयात तो नहीं किया? ऐसा क्यों अमेरिका कर रहा है? ठीक है? कोई अगर देश का जो कंपनियाँ जो व्यापार करती है अन्य देशों से, तो अमेरिका उसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? तो क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? प्रतिबंध। ठीक है? तो ईरान पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो उससे आर्थिक लेन-देन कोई नहीं करेगा। लेकिन अडानी पे शक हो गया उसे, ठीक है? तो इसलिए इनकी कंपनियों को वो जाँच करेगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, देखिए, ये जो मुद्रा बंदरगाह दिख रहा है ना, पोर्ट, ये पूछ लेगा आपसे। एक तरफ क्या दे देता है, पोर्ट का नाम देगा, दूसरी तरफ स्टेट का नाम दे देगा, और मैच करने के लिए पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि कितना ऑप्शन इसमें मैच है। तो मुद्रा जो बंदरगाह है ना, कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। बहुत लोग इसको जो है ना इग्नोर कर रहे होंगे। उनको पता नहीं होगा कि इस आर्टिकल में क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो आपको ये तमाम फैक्ट, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है? आपको धीरे-धीरे समझ में सब आ जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें करंट अफ़ेयर का जो टॉपिक होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन जो है ना, आपको न्यूज़पेपर से देखने को मिलेगा। और ये जनसत्ता न्यूज़पेपर है, इसको ही क्यों पढ़ना चाहिए? चाहे आप किसी भी मीडियम का हो, ठीक है? चाहे आप इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से आपको जो है ना, टॉपिक को समझने में, टॉपिक क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, वो समझने में, वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है, क्या इसका इम्पैक्ट है, ठीक है? ये तमाम चीज़ आपको समझ में आने लगता है। क्लियर है? और ये एग्ज़ाम पास करने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आपकी समझ को विकसित करने के लिए, आपको किसी टॉपिक पे वो तकनीकी समझ विकसित करने के लिए ये न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद आ जाइए यहाँ पे देखिए, बिहार की जो स्वास्थ्य जो सुविधाएँ हैं, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ ठीक है? हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो है ना सस्ता जो हालात है उसको उजागर करता है। अभी एक घटना हो गया मुज़फ्फरपुर में, एक नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म किए गए, ठीक है? फिर उसको मारने का प्रयास किया गया। जब उन्हें अस्पताल लाया गया, ठीक है? पटना के जो नामी मेडिकल कॉलेज है, पटना मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे इनको इलाज की सुविधा मिलने में काफ़ी घंटों का लेट हो गया, जिससे वो बच नहीं पाए और उनका दुखद मृत्यु हो गया। तो ये जो व्यवस्था है, कहाँ की? बिहार की जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वहाँ पे, जो हॉस्पिटल प्रशासन की जो व्यवस्था है ना, उसकी सच्चाई उजागर करके रख दिया। जब इनको मेडिकल फैसिलिटी मिला तब तक बहुत देर हो चुका था, इनकी मृत्यु हो चुका था, ठीक है? ये घटना है ना, वास्तव में अस्पताल प्रशासन के साथ-साथ समूचे जो सरकारी जो तंत्र है ना, उसकी संवेदनहीनता को उजागर करता है। सवाल है कि बच्ची जिस हालत में थी, उसके लिए इतने बड़े अस्पताल में क्या तत्काल इलाज की व्यवस्था नहीं थी? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है वहाँ की प्रशासन पे, वहाँ की हॉस्पिटल जो प्रशासन है उस पे। अभी जाँच बैठेगा, क्योंकि ये छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है अभी ये, अभी एक नेशनल लेवल का मुद्दा बन चुका है। क्लियर है? तो आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए क्योंकि बिहार में जब आप मेंस दोगे, तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बिहार की जो सुविधाओं को लेकर वहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, बिहार की राजनीति को लेकर, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे सौर संसाधन की। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे सेना प्रमुख हैं, वायु सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने एक सभा में संबोधन करते हुए, ठीक है, कुछ खामियों को बताया कि वर्तमान में जो युद्ध का जो नेचर है, वो चेंज हो रहा है। अब सैनिक आमने-सामने नहीं लड़ते हैं, बल्कि लड़ते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, भारत ने जिस सटीकता के साथ अपने ऑपरेशन को सफल बनाया, उसमें तकनीकी महत्व भूमिका है। उसमें इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भारत की इंडिजीनियस तकनीक है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत की जो तमाम क्षेत्रों में बढ़ती जो लोकप्रियता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, डिफेंस को लेकर, तो उसके संपादन में, उसको कंप्लीट करते-करते बहुत लेट हो जाता है। अन्य देशों के साथ जो हमारा जो समझौते होते हैं, उनसे वो इक्विपमेंट आने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि इन तमाम सिनेरियो को अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया, तो यहाँ इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तरीके से आप देखोगे ना, तो चाइना पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, ठीक है? और चाइना जो है की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बहुत आगे है, ठीक है? क्योंकि वहाँ का प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता होता है ला और कॉस्टिंग बहुत कम होता है, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लीड कर रहा है चाइना, ठीक है? तो हमें जो सिर्फ़ पाकिस्तान को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हम अपने नेबर कंट्री को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहाँ से हमको चैलेंजिंग जो है ना भविष्य में मिलने की संभावना है। तो उन्होंने जोर दिया कि किस प्रकार हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार हम लोग मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं, एलएलएम टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं। इस पे जो है ना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए और जो भी नीतियाँ, जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसको समय पे कंप्लीट करने की जो है ना जारी करने की ज़रूरत है। साथ ही जो हमारे प्राइवेट प्लेयर हैं उनको इन्वॉल्व करना, उनकी सहायता लेना बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा जब आपसे मेंस में पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो भारत की सैन्य ताकत है, ठीक है? उसको आप कैसे देखते हैं? और इसको इसमें जो है वर्तमान में क्या चुनौतियाँ नज़र आ रही है? आप उस पे चर्चा करें। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपको इन तमाम 2-3 पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? क्योंकि भारत का जो पहचान है वर्ल्ड लेवल पे, वो बहुत बड़ा पहचान है। क्योंकि भारत जो है ना सिर्फ़ भागीदारी ही नहीं करता है, बल्कि नीति निर्माण में, वैश्विक नीति निर्माण में अब एक अभिकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत हमेशा से डिमांड करता है रहा है कि जो भी ग्लोबल संस्थाएँ हैं, ठीक है? इंटरनेशनल जो संस्थाएँ हैं, चाहे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है? जितने भी संस्थाएँ हैं, उस पे क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। भारत का जो है डिमांड है। क्योंकि जो संस्थाएँ बनी थी, इसकी जो नीतियाँ बनी थी, वो आज से करीब 70-80 साल की जो सिनेरियो था वर्ल्ड लेवल पे, उसके लिहाज से बना था। लेकिन आज जो
बहुपक्षीय संस्थाएँ हैं, वो आज की चुनौतियों से निपट पाने में सक्षम नज़र नहीं आता है और भारत इसी का सुधार करता है। कुल मिलाकर जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो इसमें आईएमएफ की जो कार्यप्रणाली है, उसका जो नीति लेने की जो उद्देश्य है, इसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए। क्यों सवाल खड़े हो गए? क्योंकि आईएमएफ जो है ना, भारत ने भी एक समय 1991 में जो हम लोग जो रिफ़ॉर्म लेके आए थे, एलपीजी रिफ़ॉर्म आया था ना? लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन। उस समय भारत को आईएमएफ क्या दिया था? लोन दिया था और इतना कड़ा जो है ना शर्त रखा था भारत के सामने कि ठीक है, भारत को अपना गोल्ड को रिज़र्व रखना पड़ गया था आईएमएफ के पास। भारत को अपना जो सेक्टर है वो प्राइवेट प्लेयर के लिए खोलना पड़ गया था, ठीक है? एफडीआई को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ा था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हर क्षेत्र को खोलना पड़ गया था। तो भारत के सामने इतना टफ जो है ना शर्त रखा था। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई, अभी आपने देखा, तो आईएमएफ के द्वारा आसान शर्तों में लोन दे दिया गया, उनको आर्थिक सहायता दे दिया गया। भारत ने बोला कि ये दोहरा नेचर नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखोगे ना कि जो भी बहुपक्षीय जो संस्थान है, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इस पे अमेरिका और चुनिंदा देशों का नियंत्रण है। भारत इसी का रिफॉर्म चाहता है। भारत और विकासशील देश है, जो ग्लोबल साउथ जिसको बोलते हैं, का आवाज़ बन के भारत उभरा है। यही चाहता है कि जो भी ग्लोबल संस्थाएँ हैं, वो क्या हो, उसमें रिफॉर्म हो, उसमें चेंजेज़ हो और ये चीज़ करना होगा, ठीक है? ये चीज़ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इन संस्थाओं का वर्तमान प्रासंगिकता बना रहे, तो आपको परिवर्तन लेके आना ही होगा। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी किया गया है ना, जैसे कि बार-बार आप देखोगे कि पाकिस्तान को आसानी से लोन मिल जाता है आईएमएफ के द्वारा। तो इसके पीछे अमेरिका और यूरोपीय जो कंट्री है ना, उनके कुछ स्वार्थ हित है। जैसे कि आप देखोगे चाइना के विरुद्ध, अफ़गानिस्तान के विरुद्ध, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। यहाँ पे चाइना के विरुद्ध हो गया, अफ़गानिस्तान के विरुद्ध हो गया या मध्य एशिया में पाकिस्तान को एक प्लेयर के रूप में देखता है। वो पाकिस्तान के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है? इसलिए इसको बार-बार जो है ना आर्थिक सहायता मुहैया करवा देता है। लेकिन आप देखोगे बार-बार इसको लोन मिलता है, लेकिन वो समाज, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता या आम नागरिकों के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाता है और आतंकवादियों को क्या करता है? पालता है, पोसता है और वो भारत के खिलाफ जो है इसका यूज़ करता है और भारत ने पुरज़ोर यहाँ पे विरोध दर्ज कराया है। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। आपको ग्लोबल लेवल पे क्या समीकरण है वो समझ में आएगा। अमेरिका जो है ना, अभी आप देखोगे कि अमेरिका जो भारत के पक्ष में खड़ा रहता है, इसलिए नहीं है कि वो भारत की उन्नति चाहता है, बल्कि भारत को चाइना के विरुद्ध जो है ना, वो काउंटर करना चाहता है। आप समझ रहे हैं ना? और वो पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि वो भारत के खिलाफ इसका यूज़ करना चाहता है। ये जो यूरोपीय कंट्री है और ये जो अमेरिका है, ये लोग का अपना हित होता है। ये लोग नहीं चाहता है कि एशियाई कंट्री जो है, या ग्लोबल साउथ की कंट्री फले-फूले। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। और भारत है देखिए, भारत ने बोला है कि जो पाकिस्तान को आप जो लोन दे देते हो बार-बार, ठीक है? तो भारत जो है ना $5 अरब अभी तक आईएमएफ में योगदान कर चुका है और भारत जो है ना एक सक्रिय भागीदारी के रूप में नहीं है, बल्कि वो नीति निर्माण के रूप में भी उभर रहा है। क्योंकि भारत का आप देखोगे ना ग्लोबली पहचान, जी20 का अध्यक्षता संभाला भारत ने, ब्रिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ग्लोबल साउथ की जो कंट्री है उसका आवाज़ उठाता है भारत, यूएनओ में जो विकासशील देशों का आवाज़ बनकर उभरता है। तो आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारत जो है ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है, आप देखोगे तो। क्लियर? यही सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात क्या-क्या पर्यटन के बारे में। देखिए पर्यटन जो है ना इसके क्या फ़ायदे होते हैं। किसी भी स्टेट को पर्यटन पे फ़ोकस क्यों करना चाहिए, तो इसके ये चीज़ आपको समझ में आएगा। पर्यटन में फ़ोकस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप टूरिस्ट को प्रमोट करते हैं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर वहाँ की जो रूरल इकोनॉमी होती है या लोकल इकोनॉमी होती है, वो बूस्ट करेगा और वहाँ पे आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, ठीक है? और वहाँ की एरिया क्या होगा, डेवलप होगा। बाकी क्षेत्रों से इसका कनेक्टिविटी बढ़ेगा। ये सब फ़ायदे को आपको दिखाना होगा। क्लियर? अभी आप देखोगे डोनाल्ड ट्रम्प, अभी बीपीएससी मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प के रूप में, तो उनके आने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव देखने को मिला, ठीक है? और भारत को किस हद तक प्रभाव करता है, आप चर्चा करें। इसी प्रकार अभी जब मेंस आप दोगे ना, तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन रहेगा अमेरिका से। प्रीलिम्स में और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन इसलिए रहते हैं ना
क्योंकि ये अपने आप को जो है यहाँ पे डेवलप कंट्री मानते हैं, ठीक है? और ये चाहते हैं कि पूरा विश्व को हम कंट्रोल करें, तो भारत इस पे नज़र रखना चाहता है। भारत तमाम देशों पे नज़र रखना चाहता है। तो जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो ग्लोबल इक्वेशन है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाएगा, जो फैसले लिए गए ट्रम्प प्रशासन के द्वारा, वहाँ की कोर्ट ने या तो इनके कुछ फैसले को रद्द कर दिया है या इनको मजबूर किया गया पलटने को लेकर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करें और भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे ना, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ट्रम्प प्रशासन ने जैसे आप देखोगे नागरिकता को लेकर, आप देखोगे ट्रेड ट्रेड को लेकर, शुल्क को लेकर, कई बार यहाँ पे इनको अपने निर्णय को पलटना पड़ गया। ये सब विवादित मुद्दे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना चाहिए आप लोग को, हर वर्ड इसका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत जो 2014 में क्या था? 10वाँ लार्जेस्ट कंट्री था इकोनॉमी में, आज 4th नंबर प का हो गया है लार्जेस्ट इकोनॉमी में। तो भारत का जो है ये छलांग आर्थिक गतिविधियों में, ये आम लोगों को कैसे प्रभावित करेगा? आम लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा? भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसकी प्रोफाइलिंग या साख को कैसे वृद्धि करेगा? ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत जो है 11 साल पहले वो 10th नंबर में था इकोनॉमी में, आज 4th नंबर पे आ गया है। तो इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? ठीक है, वो हो गया। साथ ही आम लोगों को फ़ायदा कैसे पहुँचेगा? देखिए, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से ना, तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और तकनीक क्षेत्र में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वहाँ पर युवाओं को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा या उसको अच्छे रोज़गार के अवसर मिलेंगे। फिर मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, ओके? साथ ही आपको बता दें, विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा सड़कों पे, मेट्रो पे, हवाई अड्डों पे, बंदरगाहों पे क्या किया जाएगा? बहुत बड़ा निवेश किया जाएगा, उससे भी रोज़गार जनरेट होगा। फिर वहाँ पे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का जो संपर्क है, वो बढ़ेगा। फिर देख लीजिए अर्थव्यवस्था में कैसे फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ पे क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जो हमारी आयात पे जो निर्भरता है, वो घटेगा। फिर यहाँ पे महँगाई क्या होगा? जो कंट्रोल किया जाएगा और यहाँ पे युवा हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनको जो है कौशल प्रदान किया जाएगा, तकनीकी ज्ञान प्रदर्शित किया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। उनको अच्छे अवसर मिलेंगे। हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो हॉस्पिटल है, उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। फिर आम जनता को फ़ायदे होंगे। तो आप इकोनॉमी लेवल पे और आम नागरिक के लिहाज से देखेंगे क्या-क्या फ़ायदा होगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वैश्विक लेवल पे भारत की क्या पहचान होगी। तो देखिए, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय बातचीत करने का जो बार्गेनिंग पावर बोलते हैं, ये सॉफ्ट पावर बोलते हैं भारत का, उसमें इज़ाफ़ा होगा। देखिए सॉफ्ट पावर, फिर बार्गेनिंग पावर, ये सब टर्म याद रखिएगा। जब इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न आता है ना, तो इन शब्दों का बार-बार आप जो है ना ज़िक्र करेंगे अपने आंसर में, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ, इसको जो है ना ग्लोबल सिनेरियो के बारे में या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बेसिक समझ है। फिर यहाँ पर बात करेंगे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, इन तमाम संस्थाओं में बड़ी और निर्णायक भूमिका के रूप में भारत उभरेगा। साथ ही बता दें आपको, जो विदेशी कंपनियाँ हैं, वो भारत को एक बाज़ार के रूप में पहले देखती थी, अब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखेगी। जैसे अभी आपने देखा मर्सिडीज़ बेंज हो गया, फिर हुंडई हो गया, फिर यहाँ पे वॉक्सवैगन, स्कोडा हो गया, ये तमाम जो कंपनियाँ हैं, वो भारत में बहुत बड़ा मार्केट के रूप में साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उद्योग में, तकनीकी में, विनिर्माण में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, भारत का जीडीपी बढ़ेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएँगे, रोज़गार जनरेट होगा, ये तमाम चीज़ों को याद रखेंगे। और जो जो एजेंसियाँ होती है, जो क्रेडिट प्रदान करती है, तो भारत का क्रेडिट जो रैंकिंग है, उसमें सुधार होगा। भारत को आसान शर्तों में तो यहाँ पे लोन मिल सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये अच्छी-अच्छी बात है, ये भारत के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर क्या देखेंगे कि भारत के सामने क्या चुनौती रह सकता है। देखिए, अगर भारत डेवलप बन रहा है ना, उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है ना, तो आय असमानता बढ़ने का खतरा बना रहेगा। फिर आप देखोगे कि बड़े-बड़े शहरों में तो डेवलपमेंट दिखेगा, लेकिन छोटे शहर है, पिछड़ सकते हैं, ये भी डर है। तो ग्रामीण और शहरी जो सुविधाएँ हैं, उसमें अंतर देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो हम लोग इन तमाम चीज़ों को, तो क्या चुनौती है, क्या फ़ायदे होंगे आम लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की क्या सुधार होगा, अर्थव्यवस्था कैसे बूस्ट करेगा, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख रहे हैं ना आप? इसको बोलते हैं भरेवा कला। क्या बोलते हैं इसको? भरेवा कला।
और ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये जनजातीय कला है और ये है ना पुष्पक विमान बनाया गया। आपसे पूछेगा यही कि भरेवा कला सुर्खियों में रहा था, ये क्या है? या कैसे बनता है? तो देखिए जिसमें जो तकनीक का उपयोग किया जाता है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक। इसमें क्या होता है कि जो वैक्स होते हैं, उससे पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसपे मिट्टी का लेयर चढ़ाया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। फिर जो हमारा जो धातु होता है, जो मेटल होता है, उसको पिघला हुआ उस मिट्टी के अंदर डालते हैं और जो वैक्स होता है ना, वो पिघल जाता है और हट जाता है और इसकी जगह जो है ना धातु अपना आकार को प्राप्त कर लेता है। इसी को बोलते हैं भरेवा कला, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जी को जो जो यहाँ उपहार दिया गया है भरेवा कले का, इससे क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे इन क्षेत्रों में? तो अब जो है ना, लोग जो है ना इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भरेवा कला क्या होता है, ठीक है? और यहाँ पे इनका जो है डिमांड बढ़ सकता है अब। लोग जो है ना भरेवा कला का जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको जो है ना डिमांड बढ़ेगा, वहाँ पे जो भी कारीगर हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, वहाँ पे तकनीक को बढ़ाया जाएगा, उन क्षेत्रों का जो है ना वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बढ़ेगा, वहाँ पे टूरिस्ट लोग की संख्या बढ़ सकती है। ये सब चीज़ होता है। आपसे पूछेगा कि भारत की जो सांस्कृतिक कला है, उसका जो है राष्ट्रीय स्तर पे या वहाँ की लोकल जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उसपे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद आता है हमारा ये, देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो हर सेक्टर पे भारत को काम करना होगा। तो यहाँ पे फ़ोकस किया गया विमानन क्षेत्र, जो हवाई वाला क्षेत्र होता है, ठीक है? यहाँ पे भारत में इसकी जो है ना अपार संभावना है। भारत के पास इन्वेस्टमेंट है, भारत के पास अच्छा मार्केट है, भारत के पास जो नीतियाँ, जो पॉलिसी है, वो अनुकूल है वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में। भारत की तमाम योजनाएँ जो है ना, भारत को वैश्विक जो है निर्माण हब के रूप में बनाने के लिए बनाया गया, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उड़ान योजना के बारे में याद रखिएगा। विमानन जो क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए उड़ान योजना लेके आया गया था। इस योजना के तहत 15 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा सुविधा मिली है। कई बार तो पहली बार यहाँ पे हवाई जहाज़ का तो यहाँ पे लाभ मिला है, ठीक है? 2014 में 74 हवाई अड्डा था, अब बढ़ के संख्या कितना हो गया 162 हो गया। इसका आप यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर आप देखोगे कि जो महिलाएँ हैं 15% जो पायलट हैं हमारे देश में, मान लीजिए 100 लोगों का जो पायलट है, उसमें 15 जो है ना महिलाएँ हैं। ये महिला सशक्तिकरण को रूप में आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें, ड्रोन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा जा रहा है, ठीक है? उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनका ड्रोन का यूज़ जो है ना मल्टी सेक्टर में जैसे खेतों में कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं को यहाँ पे जो है नेतृत्व या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है? और भारत में इसकी अपार संभावना है, जैसे भारत के पास बाज़ार है, मार्केट है, फिर भारत के पास इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास डेमोग्राफी है, इन तमाम पोटेंशियल है भारत के पास। इसलिए भारत क्या बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, ठीक है? बस इसको जो है ना गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये मैप हमने जो है अपने टॉपिक पे कंसीडर किया है क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी रसिया-यूक्रेन वॉर अभी चल ही रहा है। तो यूक्रेन और ये रसिया, दिख रहा है ना आपको? किस-किस कंट्री से साझा करता है उसकी ध्यान रखिएगा। और ये विवादित एरिया जैसे देखिए लेमन हो गया पोपसाना हो गया, ठीक है? खार्किव हो गया, ये सब यूपीएससी का में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप तमाम क्षेत्रों को ध्यान रखेंगे। ये जो है यूक्रेन का क्षेत्र है, लेकिन इसको रशिया इस पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब हम लोग देख लेते हैं यूक्रेन किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है। तो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। ब्लैक सी का भी ध्यान रखिएगा। रोमानिया साझा करता है, रसिया करता है, यूक्रेन करता है। ये 3 कंट्री याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कर देगा? रोमानिया की जगह डाल देगा हंगरी। हंगरी जो है ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करता है? बिल्कुल नहीं करता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे अभी इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध जो चल रहा है। इज़राइल फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है विवाद। तो यहाँ पे इज़राइल जो है ना लेबनान के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है? आप देखोगे सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ और इजिप्ट के साथ। फिर आपको यहाँ पे वेस्ट बैंक देखने को मिल रहा है, गाज़ा देखने को मिल रहा है। ये है मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी के साथ लेबनान है, इज़राइल है और इजिप्ट है। इसका लोकेशन आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। देखिए, अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिला, ठीक है?
तो पाकिस्तान को तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान को उतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है कि इसके बारे में प्रश्न पूछे। लेकिन अफ़गानिस्तान के बारे में यूपीएससी में, जेपीएससी में, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि अफ़गानिस्तान जो है ना, कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपको बता दें, भारत के साथ करता है, अफ़गानिस्तान जो है ना, भारत के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, ईरान के साथ करता है, ठीक है? तजाकिस्तान के साथ करता है, तजाकिस्तान के साथ करता है और तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है और यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के साथ करता है। 7 कंट्री होना चाहिए। ये हो गया ना? ठीक है? ये देखिए, भारत के साथ करता है पाकिस्तान, ईरान हो गया, ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया और ये चाइना के साथ भी कर रहा है ना? चाइना के साथ भी करता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने उसको कंसीडर किया। अ, क्या है ये? P4? P4 हो गया तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, I4 क्या हो गया? ईरान, P4 क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान, P4 चाइना। 7 कंट्री के साथ सीमा साझा करता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। अभी 71 जो बीपीएससी होगा प्रीलिम्स, उसमें देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब गोल्डन ट्रायंगल को लेकर और गोल्डन क्रिसेंट को लेकर, गोल्डन ट्रायंगल को लेकर, ये अफ़ीम वाला एरिया होता है, ठीक है? और भारत बीचों-बीच यहाँ पर पड़ता है। तो आप देखोगे ना, अफ़ीम को तस्करी को लेकर यहाँ से भी सप्लाई हो जाता है, इधर से भी सप्लाई हो जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन-कौन सा आता है? बर्मा आता है, उसको म्यांमार बोलते हैं, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड। इसको याद रखिएगा, ये वाला कंट्री ज़्यादा पूछता है। और इधर ईरान, इधर अफ़गानिस्तान और इधर पाकिस्तान जो है गोल्डन क्रिसेंट है। ठीक है? और ये कोल माइन वाला एरिया है, जैसे कि आप देखोगे झरिया, बोकारो में जो क्षेत्र है, झारखंड में देखने को मिलेगा। ये कोरबा जो है ना, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और ये जो तमिलनाडु है, हवेली है, तमाम रानीगंज जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ये तमाम क्षेत्रों को ध्यान में रखिएगा। तो स्टेट और उसका माइनिंग का जो है बारे में पूछ लेता है मैचिंग करने के लिए। और कुछ है क्या? थोड़ा-सा दक्षिण के जो पहाड़ हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी, उसके बाद आप देखोगे टोडा बेटा, टोडा बेटा, उसके बाद देखोगे आप कार्डेमम हिल्स, सॉरी अन्नामुडाई देखोगे, अन्नामुडाई, उसके बाद कार्डेमम हिल्स। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, इसलिए हमने यहाँ पे मैप में लगा दिया। अभी 2-4 दिन तक चलेगा कंटिन्यू, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो रहा है प्रीलिम्स का ना, यहाँ से फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे ईस्टर्न जो है ना, ये वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो पोर्ट है, अभी मुद्रा पोर्ट के बारे में बात किए थे ना, कहाँ है? गुजरात में, ध्यान रखिएगा। कांडला भी कहाँ पे है? गुजरात में है। मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र, मर्मुगांव, गोवा, न्यू मैंगलोर, कर्नाटका, कोची हो गया केरल, इधर तूतीकोरिन, चेन्नई तमिलनाडु में, किन्नौर भी पोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर देख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। ये क्वेश्चन जो है ना, सीक्वेंस में पूछ लेता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, देखिए एबीसीडी में जो होता है अल्फाबेट में, ए के बाद एल होता है, फिर जेड होता है। फिर आपको यहाँ पर लास्ट में पी देखने को मिलेगा, पीर पंजाल, ठीक है? आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे पूछ लेता है अरावली, फिर सतपुरा और सतमाला, इसका सीक्वेंस पूछ लेता है। अरावली के नीचे सतमाला है, माफ़ी है सतपुरा, यहाँ पे सतमाला है। फिर यहाँ पे आपसे पूछ लेता है, और पूछता है क्या? इधर नॉर्थ ईस्ट वाला, मिहिर हिल्स याद रखिएगा, काफला हिल्स याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया याद रखिएगा, मिकिर हिल्स याद रखिएगा, मिजो हिल्स याद रखेंगे, नागा हिल्स याद रखेंगे। क्योंकि अभी मणिपुर विवाद में चल रहा है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ गया है। और सिंधु को लेकर, इंडस का जो सहायक नदी है, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा। अभी सिंधु जो समझौता है 1960 वाला, उसके कारण से न्यूज़ में आ गया है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अभी मणिपुर न्यूज़ में चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में चल रहा है। यहाँ पे असम के साथ कौन-कौन सा सीमा साझा करता है वो देखिएगा। मणिपुर के साथ कौन-कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं उसको देख के रखिएगा। ये तमाम फैक्ट को हम डिस्कस किए। अब आते हैं यूपीएससी 71 मेंस के बारे में, जो आपसे बात किए थे कि लास्ट में बात करेंगे। ये जो 71 मेंस है ना, इसमें आपको जो है ना पीडीएफ दे दिया जाएगा। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो पीवाईक्यू रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, उससे क्वेश्चन जो रहेंगे और करंट के टॉपिक रहेंगे, जो कि आपके न्यूज़पेपर में रहता है। और यहीं से करंट का ही मुद्दा आपसे जो है ना इस बार बीपीएससी 70 में पूछा था, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है। ठीक है? तो जो लोग इंटरेस्टेड है, आप लोग जॉइन हो सकते हैं और आप लोग मैसेज जो है ड्रॉप करके छोड़ दीजिएगा, आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है? धन्यवाद।